नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वक्त एक बार फिर हो चला है कानून की खबरें जानने का। मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं द लॉर्ड वॉइस। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूट्यूबर और रियलिटी शो विजेता एलविश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज चार्जशीट और समन को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। यह मामला नोएडा में कथित रूप से आयोजित रेप पार्टियों में सांपों और उनके जहर के उपयोग से जुड़ा है। न्यायमूर्ति स्वरूप श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कहा कि किसी की लोकप्रियता या सामाजिक स्थिति के आधार पर उसे विशेष संरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा, कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है। एलविश यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन सिन्हा ने दलील दी थी कि एफआईआर दर्ज करने वाला व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकृत नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि यादव उस पार्टी में मौजूद नहीं थे और उनके पास से कोई प्रतिबंधित वस्तु बरामद नहीं हुई। अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बताया कि जांच में सामने आया कि यादव ने उन लोगों को सांप उपलब्ध कराए जिनके पास से ये जहर बरामद हुआ है। यादव के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आईपीसी एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में मार्च 2024 में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मामला पहली बार नवंबर 2023 में सामने आया था, जब नोएडा पुलिस ने एक रेप पार्टी में छापा मारकर 9 विषैले सांप बरामद किए थे। इस मामले में एलविश यादव और 5 अन्य लोग को गिरफ्तार किया गया था। बाद में यादव ने सांपों का इंतजाम करने की बात तो कबूल ली थी। कोर्ट ने इस फैसले के बाद अब मामला ट्रायल कोर्ट में चलेगा, जहां सभी सबूतों और गवाहों की जांच होगी। एलविश यादव को अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा और यह देखना होगा कि ट्रायल में क्या निष्कर्ष निकलता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 6 जून 2025 लंदन में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डॉक्टर बीआर गवई ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई द्वारा विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों को भारत में सीमित दायरे में काम करने की अनुमति देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे भारत को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। लंदन में आयोजित इंडो यूके कमर्शियल विवादों में मध्यस्थता विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि विदेशी वकीलों को गैर विवादास्पद मामले जैसे विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मध्यस्थता में भाग लेने की अनुमति देने से भारत की मध्यस्थता प्रणाली में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का समावेश होगा। बीसीआई ने 14 मई 2025 को अधिसूचना जारी कर दी। विदेशी वकीलों को भारत में सीमित दायरे में काम करने की अनुमति दी है, जिसमें वह केवल विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित सलाह और मध्यस्थता में भाग ले सकते हैं। यह अनुमति दोनों तरफ से सहमति के आधार पर दी गई है, यानी जिन देशों के वकीलों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई है उन देशों को भी भारतीय वकीलों को समान अवसर प्रदान करने होंगे। सीजेआई गवई ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारतीय वकीलों के अधिकारों को कमजोर नहीं करेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक कानूनी प्रक्रियाओं में भाग लेने के नए अवसर प्रदान करेगा, विशेषकर मध्यस्थता और सीमा पार लेन देन में। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि भारत में मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में उभरते मध्यस्थता केंद्रों की उपस्थिति से भारत की अंतर्राष्ट्रीय दक्षता बढ़ेगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि सेम सेक्स जोड़े भले ही उनकी शादी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त ना हो, फिर भी वह एक परिवार बना सकते हैं। यह फैसला एक 25 वर्षीय महिला की याचिका पर आया, जिसे उसके परिवार ने जबरन हिरासत में रखा था। महिला ने अदालत में बताया कि वह एक सेम सेक्स संबंध में है और अपनी साथी के साथ रहना चाहती है। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और वी लक्ष्मी नारायण की पीठ ने कहा कि परिवार की परिभाषा को व्यापक रूप से समझना चाहिए और विवाह ही परिवार बनाने का एकमात्र तरीका नहीं है। अदालत ने चयनित परिवार यानी कि चूजन फैमिली की अवधारणा को मान्यता दी है, जो LGBTQIA+ समुदाय में स्वीकृत है। अदालत ने यह भी पाया कि महिला को उसके परिवार ने जबरन घर ले जाकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी और उसे सामान्य बनाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान कराया। महिला ने अपनी जान को खतरा बताया और अदालत से सुरक्षा की मांग की। अदालत ने महिला को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और उसके परिवार को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से रोका। साथ ही पुलिस को आवश्यकता अनुसार दोनों महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। अगली खबर है कलकत्ता से। 5 जून 2025 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने लॉ छात्र और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत प्रदान की है और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के कारण मिल रही धमकियों को देखते हुए कोलकाता पुलिस को उन्हें सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। शर्मिष्ठा, जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की छात्र है, ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कथित बयान थे।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने वीडियो को हटाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी भी मांगी थी। न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने जमानत देते हुए कहा कि उनकी उम्र कम है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त हो चुके हैं, जिससे सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पुलिस को उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस आदेश के तहत कोलकाता पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वह धमकियों की जांच करे और अदालत को आगामी सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि किसी अपराध का पीड़ित भले ही वह शिकायतकर्ता ना हो, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 372 के तहत आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। यह अधिकार 31 दिसंबर 2009 को धारा 372 में जोड़े गए प्रावधान के माध्यम से प्रदान किया गया है। न्यायमूर्ति बीवी नगरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि पीड़ित की परिभाषा व्यापक है और उसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे अपराध के कारण नुकसान उठाया है, चाहे उसने शिकायत दर्ज कराई हो या नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अपील के लिए पीड़ित को धारा 378(4) के तहत उच्च न्यायालय से विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, जो आमतौर पर शिकायतकर्ता के लिए आवश्यक होती है। यह फैसला विशेष रूप से चेक बाउंस मामलों धारा 138 के संदर्भ में आया, जहां अदालत ने माना कि चेक का प्राप्तकर्ता भी पीड़ित की श्रेणी में आता है और उसे अपील का अधिकार है। इस निर्णय से पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने का एक और मार्ग खुलता है, जिससे वह आरोपी की बरी होने की स्थिति में उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, भले ही उन्होंने मूल शिकायत दर्ज न कराई हो। अगली खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 18 वर्षीय छात्रा को CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में 6 मिनट की देरी से पहुंचने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। छात्रा 13 मई की सुबह 8:36 पर परीक्षा केंद्र पहुंची, जबकि प्रवेश द्वार 8:30 बजे बंद कर दिया गया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि परीक्षा की अनुशासन और समय सीमा का पालन अनिवार्य है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA की सूचना पुस्तिका और प्रवेश पत्र में स्पष्ट रूप से सुबह 7 बजे रिपोर्ट करने और 8:30 बजे गेट बंद होने की जानकारी दी गई है। अदालत ने यह भी कहा कि CUET जैसी बड़ी परीक्षा में नियमों में ढील देने से अनुशासन भंग हो सकता है और अन्य छात्रों के साथ असमानता उत्पन्न हो सकती है। हालांकि अदालत ने छात्रा के करियर पर पड़ने वाले प्रभाव को समझा, लेकिन नियमों को सख्त पालन की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे यह साबित होता है कि आप सबको, जो भी नौजवान ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी परीक्षा है तो आप परीक्षा केंद्र पे सही समय पर पहुंचे, क्योंकि समय का महत्व बहुत अधिक होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने NDPS एक्ट के तहत मामलों की जांच में तकनीकी साधनों के उपयोग की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति रविंद्र जुडेजा ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस जांच की प्रभावशीलता और पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। ये टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें आरोपी इमरान अली से 10.860 किलोग्राम पोस्ट बरामद किया गया था। अदालत ने पाया कि बरामद करते समय कोई स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह नहीं था और न ही कोई फोटो या वीडियोग्राफी की गई थी। न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसियों को तकनीकी साधनों का उपयोग करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि जांच की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। हालांकि कुछ परिस्थितियों में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग संभव नहीं हो सकती, जैसे कि वर्तमान मामला। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वही हमेशा की तरह चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे द लॉ एडवाइस के साथ।